घर के बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, पर किसी को इसका ध्यान नहीं। सभी माँ के कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे होंगे। आजकल कॉलोनी में दिन दहाड़े ही कितनी चोरियां हो रही हैं, इन्हें पता हो तब ना। ऑफिस से लौटी राजेश्वरी बड़बड़ाते हुए अपनी माँ के कमरे के दरवाजे को खोलने ही जा रही थी कि अंदर से आती हुई आवाज़ों ने उसके पैरों को रोक दिया। उसका छोटा भाई बबलू गुस्से से माँ कह रहा था, देखो माँ, आगे से मैं यहाँ आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कॉलोनी में दीदी के बारे में फैली बातों को सुनकर मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। किसी भी दोस्त से आंख उठाकर बात नहीं कर सकता। क्या जरूरत है दीदी को विमल साहब के साथ टूर पर जाने की? अपनी नहीं तो हमारी मर्यादा का तो कुछ ख्याल हो। माँ कुछ देर तक चुपचाप बबलू को निहारती रही, फिर अपनी भीगी आंखों को अपने आंसुओं से पोंछ लिया। करूँ भी तो क्या करूँ? घर की सारी जिम्मेदारियां उठाकर उसने मेरे मुंह पर ताला ही लगा दिया है। जब भी कुछ कहो तो ज्वालामुखी बन जाती है। मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है, आत्महत्या कर लेने की धमकी देती है। इस बार मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ से चल दूंगी, रहे अकेली इस घर में। माना कि माँ बाप की सारी जिम्मेदारियों को उठा लिया तो क्या सिर चढ़कर इस तरह नाचेगी? सभी के मुंह पर काली कूद जाए। यह सब गुल खिलाने के लिए पैदा हुई थी। कितने रिश्ते आए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। अब इतनी उम्र में किसी कुंवारे लड़के का रिश्ता आने से रहा। उस पर बदनामियों का पिटारा साथ है। माँ और भाई के वार्तालाप से राजेश्वरी को क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि किसी ने उसके कानों में जैसे पिघला सीमा डाल दिया हो। राजेश्वरी बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी छोटी बहन शीला बोलना शुरू हो गई। दीदी और विमल के संबंधों की कहानी मेरी ससुराल की देहरी पर भी पहुंच गई है। सास ताना देती है कि कैसी बेशर्म है। देवर अनिल हमेशा मेरी खिंचाई करते कहता है कि अरे भाभी, उस फैक्ट्री में आपकी दीदी की बड़ी चलती है, उससे कहो कि विमल साहब से कहकर मेरी नौकरी लगवा दे। सुरेंद्र भी चुटकियां लेने से बाज नहीं आता। सच में उनकी बातें सुन शर्म से गड़ जाती हूँ। समधियाना में भी कोई इज्जत नहीं रह गई है। किसी की ऐसी बातें तो हजारों पंख लगाकर उड़ती हैं। मजाल है कि कोई उसे कुछ समझा सके। नहले पर दहला जड़ते हुए माँ की बातों ने तो जैसे राजेश्वरी को दहका कर ही रख दिया। क्यों हमें बहुत सीख देती थी, ऐसे रहो, ऐसा करो, यह पहनो वह पहनो। लड़कों से ज्यादा बात नहीं करते, खुद पर इन बातों को क्यों लागू नहीं करती? शीला के शब्द राजेश्वरी के कलेजे के आर पार रहे थे। कृतघ्नों की दुनिया संवारने में सच में मैंने अपने जीवन के सुनहरे पलों को गंवा दिया, सोच राजेश्वरी रो पड़ी। फिर सभी के प्रत्यारोपित उत्तर देने के लिए कमरे में जाने लगी ही थी कि सबसे छोटी बहन सुहाना की बातों ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। मेरी ससुराल वाले इन बातों को से अनजान नहीं हैं। प्रत्यक्ष में तो कोई नहीं कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे छिछले जुमले उछाल ही देते हैं। तनिष कह रहे थे कि अब तुम सभी को मिलकर अपनी दीदी का घर बसा देना चाहिए। तुम लोगों के लिए उन्होंने जो किया उसके समकक्ष इन सब बेकार बातों को भूल जाना चाहिए। बबलू को बोलो कि इन बहन की शादी करें और माँ अपने पास ले जाए। अब हम सभी को मिलकर जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहिए, अन्यथा यह समय भी रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगा। तो कहो न तनिष से कि कहीं कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दे। बड़ा लेक्चर देता है। बबलू और शीला की गर्जना से पूरा कमरा गूंज उठा। चलो, कोई तो ऐसा है जो उसके त्याग त्याग उसकी तपस्या को समझ सका, सोच राजेश्वरी। दरवाजा के अंदर अचानक राजेश्वरी को सामने देखकर सब अचंभित हो गए। सबकी बोलती बंद हो गई। अपने आप पर किसी तरह काबू पाते हुए माँ ने कहे, अरे राजेश्वरी, तुम अंदर कैसे आई? बाहर का दरवाजा किसने खोला? क्यों रे शीला, बाहर का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था क्या? शायद नियति को मुझ पर तरस आ गया हो। उसी ने दरवाजा खोलकर मेरे सभी अपनों के चेहरे पर पड़े नकाब को नोचकर उनकी वास्तविकता को दिखा दिया। इतना जहर भरा है मेरे अपनों में मेरे लिए। तुम सभी को मेरी कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अच्छा ही हुआ जो आज सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। अपनी रुलाई पर काबू पाते हुए इसने कहा, तो क्यों ना मैं पहले अपनी माँ के आरोप एक उत्तर दूं। तो हाँ माँ, आपने उस विगत को कैसे भुला दिया जब पापा की मृत्यु के बाद आपके सभी सगे संबंधियों ने रिश्ता तोड़ लिया था। अनेकानेक जिम्मेदारियां आपके समकक्ष खड़ी हुई थीं। आप ही हैं ना माँ, वे जो अपने 4 बच्चों सहित मरने के लिए नदी नाले तलाश कर रही थी? तब आप चारों की चीख ने न जाने मेरी कितनी रातों की नींद छीन ली थी। तीनों छोटे भाई बहनों के भविष्य का प्रश्न मेरे समकक्ष आकर खड़ा हो गया था, तो मैं अपने सभी सपनों का गला घोट दिया। अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर पापा की जगह अनुकंपा बहाली को स्वीकार कर चल पड़ी। अंगारों पर कर्तव्य पूर्ति के लिए आईएएस बनने का मेरा सपना टूट गया। सारी जिम्मेदारियों को निभाने में मेरा जीवन बदरंग हो गया। मेरे कुंवारे सपनों के वसंत मुझे आवाज देते गुजर गए। मेरे जीवन में भी कोई रंग बिखेरे। मेरा अपना घर परिवार हो, आम लड़कियों की तरह मेरी आंखों में भी ढेर सारे सपने तैर रहे थे।
मेरे वे इंद्रधनुषी सपने आपको दिखे नहीं? अपने पति की सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंपकर आप चैन की नींद सोती रहीं? आपका बेटा बबलू, शीला और सुहाना, आपकी बेटियां सभी अपने जीवन में बस कर सुरक्षित हो गए, तो आपको मुझ में बुराइयां ही नजर आ रही हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कैसी माँ हैं आप, जिसने अपने 3 बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी को जीते जी सूली पर चढ़ा दिया? माँ के पथराए चेहरे को देख कर राजश्री कुछ क्षणों के लिए चुप तो हो गई, लेकिन क्रोध के मारे कांपती रही। फिर भाई को आग्नेय दृष्टि से निहारते हुए बोली, हाँ तो बबलू, आज तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? उस समय सर्व नाम की यह चीज कहाँ थी जब मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम एक बार नहीं 3 बार क्लियर नहीं कर पाए थे? डोनेशन देकर नाम लिखवाने के लिए 50 लाख कहाँ से आए थे? इसके लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी? तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मुझे अपने कुंवारे सपनों को बेचना पड़ा था। तब तुम सब इतने नादान भी नहीं थे कि समझ नहीं सको कि मैं अपने कौमार्य का सौदा करके इतने रुपयों का इंतजाम की थी। तो आज मैं तुम लोगों के लिए इतनी पतित कैसे हो गई? सिर झुकाए बबलू के मुंह में जबान ही कहाँ थी कि वह राजेश्वरी के प्रश्नों के उत्तर दे सके। फिर भी किसी तरह हकलाते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो दीदी। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। जवाब में राजेश्वरी किसी घायल शेरनी की तरह दहाड़ उठी। चुप हो जाओ, तुम सब ने अपनी आंखों की लज्जाहीन कर लिया है। मैंने सारे आक्षेप सुन लिए हैं। और तुम शीला भूल गई उस दिन जब कॉलोनी के सबसे बदनाम व्यक्ति कमलेश के साथ तुम भाग रही थी, तो विमल साहब के ड्राइवर ने तुम्हें उसके साथ जाते देख लिया था और तत्काल उन्हें खबर कर दी थी। साहब ने ही उन्हें बचाया था। विमल साहब ने मुझे बताने के साथ साथ आधी रात को पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी गाड़ी तक भेज दी थी। जीवन में तुम्हें व्यवस्थित करने के लिए मुझे न जाने कितनी जहमत उठानी पड़ी थी तुम्हारी शादी का दहेज जुटाने के लिए। तुम्हारे होने वाले पति की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कौन सी धरोहर को गिरवी रखना पड़ा था मुझे? तुम लोगों ने कभी पूछा था कि एक साथ इतने रुपए का इंतजाम मैंने कैसे किया? आज ससुराल में तुम्हें मेरे कारण लज्जित और अपमानित होना पड़ रहा है। भेज देना अपने देवर को, कुछ न कुछ उसके लिए भी कर ही दूंगी। राजेश्वरी ने उसकी बातें सुन ली थी। इस पर शीला को बड़ा क्षोभ हुआ। एक एक करके स्मृतियों के सारे पन्ने खुल गए। असहनीय वेदना की ऊंची लहरों को उछालते हुए विगत का समंदर उसके समक्ष लहरा उठा। तो वह अपनी दीनहीन प्रौढ़ बहन के लिए तड़प उठी और फिर रोते हुए बोली, भाग जाने देती मुझे उस बदनाम कमलेश के साथ। कोई जरूरत नहीं थी मेरी शादी के लिए तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुकाने की। पढ़ा लिखा कर मुझे सब तरह से योग्य बनाया। दोनों बहनें मिलकर घर की जिम्मेदारियां बांट लेती। हम सभी को अमृत पिलाकर खुद विषपान करती रही। दीदी, तुम्हारे स्वार्थ रहित प्यार को यह कैसा प्रतिदान मिला हम सभी से? क्यों मिटती रही हम सब के लिए, जलती रही तिल तिल कर, लेकिन हम सब पर कोई आंच नहीं आने दी? और फिर शीला जोर जोर से रो पड़ी। इतनी देर से चुप माँ ने कहा, कैसे निर्दयी बन गए थे हम। बेटी के त्याग को मान देने के बदले इतनी ओछी मानसिकता पर उतर आए हैं हम। जा सुहाना, अपनी दीदी के लिए चाय बना ला। सकुचाते लजाते सुहाना को उठते देख राजेश्वरी ने कहा, सुहाना, चाय वाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी सहेलियों से आंख मिलाने में शर्म आ रही है तो तुम लौट जाओ अपनी ससुराल। उन दिनों को भूल गई जब एक एक जरूरत की पूर्ति के लिए मुझे निहारा करती थी? अरे तुमसे अच्छा और समझदार तुम्हारा पति है, जिससे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मेरे लिए कुछ सोचता तो है। यही मेरे जीवन है, जिनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुर्बान होती रही, तमाम जिंदगी भागती रही। कह राजेश्वरी अपने कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटते ही आंखों के समक्ष विस्तृत अतीत की स्मृतियों के पृष्ठ खुलने लगे। इन्हीं अपनों की खुशी के लिए क्या नहीं किया उसने। माना कि विमल साहब की मुझ पर बेशुमार मेहरबानियां रही हैं, पर क्या उन्होंने भी उसकी भरपूर कीमत उसकी देह से नहीं वसूली है? उसके हिस्से की सारी धूप ही को परिवार ने ताप लिया है, फिर भी उसे उसका कभी कोई गम नहीं हुआ था। सपनों को ही चुरा लिया। परिवार की खुशियों में सब कुछ भूल कर जीती रही, सारी जिल्लतों को सहती रही, मगर यह कोई नहीं बात थोड़ी थी। पारिवारिक बोझ को झेलने के लिए, दायित्वों को निभाने के लिए जब भी बड़ी बेटियां सामने आती हैं, तो उन्हें इन बेशुमार मेहरबानियों के लिए, कर्तव्यों के लिए अपने कौमार की कीमत देनी ही पड़ती है। जालिम मर्द समाज ऐसे ही किसी असहाय लड़की की मदद तो करने से रहा। कितने रंगीन सपने भरे थे उसकी आंखों में, पर सभी के सपनों को साकार करने में उसने अपने सारे इंद्रधनुषी सपनों को खो दिया। मगर सिवा रुसवाई के कुछ भी तो नहीं मिला उसे। अतीत के उमड़ने घने काले बादलों के बीच चमकती बिजली में राजेश्वरी के समक्ष अचानक महेंद्र का चेहरा उभर गया, जो उसे दीवानगी की हद तक प्यार करता था। कितना प्यार था, कितना मन, सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में सिमटना चाहा था उसने। कितना सम्मान था महेंद्र की आंखों में उसके लिए, कितना प्यार था।
पारिवारिक जिम्मेदारियों के दानव से उसकी चाहतों को जलाकर रख दिया। उसे यूं मिटते हुए देख नहीं सका। महेंद्र के प्रति छलकते अथाह सागर को दुर्दर्श कर दिया। मायूस होकर उसने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दुनिया को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। महेंद्र को याद कर वह देर तक रोती रही। मुझे यूं तड़पता छोड़कर तुम क्यों चले गए महेंद्र? तुम्हें क्या पता कि अपने दिल की गहराइयों से तुम्हारे प्यार, तुम्हारी यादों को निकालने के लिए मुझे अपने मन को कितना मथना पड़ा था। रातों की तन्हाइयों में मैं तुम्हें टूट कर पुकारती रही, लेकिन तुम सात समंदर का फासला तय नहीं कर पाए। तुम्हारा भी क्या दोष? तुमने तो मेरे साथ मिलकर मेरे कंधों पर पड़ी जिम्मेदारियों को भी बांट लेना चाहा था। मैं ही विचारों के कठोर कवच में कैद होकर रह गई थी। आवेश में आकर राजेश्वरी ने सोचकर सभी घबराए से उसके कमरे के सामने खड़े होकर पश्चाताप की अग्नि में झलसते रहे, आवाज दे रहे थे। राजेश्वरी से दरवाजा खोलने की विनती कर रहे थे, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। सबकी निर्मम सोच ने उसे पत्थर सा बना दिया था। घबरा कर राजेश्वरी का भाई उसके साथ कार्यरत दिनेश के घर की ओर दौड़ पड़ा। बिना देर किए वह दौड़ा चला आया और राजेश्वरी दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगा। फिर कहीं राजेश्वरी ने ऐसा वैसा तो नहीं कर लिया, सोच वह दरवाजा तोड़ने के लिए व्याकुल हो उठा। वर्षों दौड़ती भागती राजेश्वरी को आज बड़ी थकान महसूस हो रही थी। नींद से पलकें मूंदने ही वाली थी कि कहीं दूर से आती पहचानी सी आवाज ने उसे झकझोर कर उठा दिया। किसी दीवानी की तरह दौड़कर उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर जिसे प्रतीक्षा करते पाया उस पर यकीन ही नहीं कर सकी। अब पलक कुछ पलों तक उसे निहारती रही, फिर थरथराते कदमों से आगे बढ़ी तो दिनेश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वह उसकी आंखों में असीम प्यार के लहराते सागर में डूब गई। विध्वंस के अवशेष से ही जीवन की नई बात लिखने को वह तत्पर हो उठी। सारे गिले सिकवे जाते रहे। फिर महीने ही के भीतर ही राजेश्वरी ने दिनेश से कोर्ट मैरिज कर ली, जिसकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के प्रसव के दौरान चल बसी थी। उसकी माँ मनोरमा चाची की बूढ़ी कमजोर बाहें घर और दिनेश के 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को उठाने के असमर्थ सिद्ध हो रही थी। कॉलेज के दिनों से ही दिनेश की पलकों पर राजेश्वरी छाई हुई थी। रजनी से शादी कर लेने के उपरांत भी दिनेश राजेश्वरी को अपने मन से नहीं निकाल सका था। रजनी के गुजर जाने के बाद राजेश्वरी के प्रति उसकी चाहत नए सिरे से उभर आई थी। राजेश्वरी ने भी उसकी आंखों में अपने प्रति प्यार की लौ पहचान ली थी। जब तक उसके कदम दिनेश के क्वार्टर की ओर उठ जाते थे, वहां जाकर उस बच्चों को खेलकर अपने अतिरिक्त मातृत्व का सुखद आनंद लिया करती थी। दिनेश के साथ मनोरमा चाची भी उसके आने की राह में आंखें बिछाए रहती थी। कितनी बार राजेश्वरी ने उनसे दिनेश की दूसरी शादी के लिए कहा, पर वे बच्चों के लिए सौतेली माँ की कल्पना करते ही सिहर जाती थी। राजेश्वरी भी बच्चों से जुड़ गई तो थी, पर जाति की ऊंची दीवार को बांधने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन अब उसने जात की कटीली बाढ़ को पार कर ही लिया। कौन क्या कहेगा, पारिवारिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं क्या होगी, उसने रत्ती भर की परवाह नहीं की। दिनेश की सबसे सबल बाहों में अपने थके बुझे शरीर को सौंप दिया। इधर दिनेश ने भी वर्षों से छिपी चाहत को हजारों हाथों से थाम लिया। मनोरमा चाची ने सितारों से जड़ी अपनी शादी की तिलमिलाती चुन्नी राजेश्वरी को ओढ़ाकर अपने कलेजे से लगा लिया। फिर तो जैसे खुशियों का आकाश धरती पर उतर आया। ऑफिस की ओर से राजेश्वरी और दिनेश के उठाए गए इस कदम की आलोचना पर कम सराहना ज्यादा हुई। फिर एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसे आयोजित करने में विमल साहब ने भी चढ़ बढ़कर भाग लिया। सितारों से जड़े सुर्ख ओढ़े एवं बड़ी नथ व जड़ाऊ कपड़े में सजी राजेश्वरी और सिल्क के कुर्ते और धोती में सजे दिनेश ने विध्वंस के अवशेष से नए जीवन शुरुआत की, जहाँ नई रोशनी नई खुशियाँ उनका स्वागत कर रही थी। धन्यवाद आप सबका।